Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Harcourt Patel Technical University, Kanpur. This is the last lecture of unit 3rd of advanced structural analysis, in which we will study about the two hinge arch or analysis of two hinge arch. Now हम लोगों ने अभी तक 3 इंच आर्च के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और स्टार्टिंग क्लास में 2 इंच आर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 हिंज आर्च एंड 3 इंच आर्च. ठीक है, अब 2 हिंज आर्च और 3 इंच आर्च में सिंपली अगर डिफ्रेंशिएशन है तो सिंपली वो है कि 3 इंच आर्च एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, उसको हम सिंपली तरीके से डिटरमाइन कर पाते हैं. बट दिक्कत क्या होती है कि लोड हमें गडर पर भी निकालना पड़ता है और ऊपर का जो केबल है उस पर भी निकालना पड़ता है. ठीक है, लेकिन हम निकाल पाते हैं. हमने देखा किस तरीके से निकाल पाए. सेमी नॉर्मल तरीके का जो एनालिसिस हुआ था वो काफ़ी इजी था, बट आईएलडी के टाइम पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हुई होगी क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. उसके लिए आईएलडी का बेसिक्स हमको पता होना चाहिए. ठीक, अब 2 हिंज स्टेनलेस गर्डर में सिंपल है वो भी, उसमें बीच में हिंज नहीं होती है. हिंज ना होने के कारण इसका एनालिसिस लगता है इंटरमीडिएट है, बट एनालिसिस इसका उससे आसान है. आसान क्यों हो जाता है? आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम कुछ एजम्पशन मान लेते हैं. इसमें हम एक एजम्पशन ये मान लेते हैं कि हम 3 इंच आर्च की अगर बात करें तो उसमें जो लोड हमारे पास आ रहा होगा ग्रिडर में, उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा केबल में ट्रांसफ़र होता है. वो हिस्सा कितना होता है वो हमने सॉल्व करके देखा था. एच को इक्वेट करके डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी. हमने निकाला था कि डब्ल्यू इतना होता है. वो कितना होता है 50% अराउंड कुछ भी हो सकता है. बट 2 हिंज आर्च में हम ये मानते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास, जो लोड हमारे पास ग्रिडर पर आ रहा है वो सारा का सारा केबल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाय डिवाइडिंग द टोटल लोड बाय डिवाइडिंग द स्पान. ठीक है, तो अब टोटल लोड हमने डिवाइडेड कर दिया तो कोई वेरिएशन की बात ही नहीं होगी. अगर हमने पूरा मान लिया है तो सारे पूरे स्पान में पहले से एंड पॉइंट तक सारी वैल्यू सेम ही होंगी. सारी वैल्यू सेम होगी तो आईएलडी की वैल्यू भी बहुत आसानी तरीके से हम निकाल पाते हैं. बहुत सिंपली निकल जाता है. ठीक है ना, बहुत सिंपल निकल जाता है, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे. बट हम जो वैल्यू करते हैं, एजम्पशन करते हैं, एजम्पशन में क्या मानते हैं, जो हम मानते हैं द ग्रिडर transfer the load on the cable is equal to total load divided by the total span, या स्पान कुछ भी बोल सकते हो. अब ये ग्रॉस एजम्पशन होता है. एजम्पशन मान लिया, एनालिसिस आसान हो गया. पर एक दिक्कत आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है कि मूवमेंट जो हमारा होता है कहीं कहीं पर ओवर एस्टिमेट हो जाता है, किसी लोकेशन पर अंडर एस्टिमेट हो जाता है. ठीक है, कहाँ लोकेशन पर अंडर एस्टिमेट होता है? हमारे पास जो मूवमेंट की वैल्यू है, या हम सही तरीके से बात करेंगे जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है. ठीक है, आगे समझ लेते हैं. जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, ये हो जाती है ओवर एस्टिमेट. ज़्यादा एस्टिमेट मान लेते हैं. अब ओवर एस्टिमेट से तो ठीक है, थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल बन जाता है. कहाँ पर ये मानते हैं? व्हेन लोड इज नियर टू द सपोर्ट्स. जब लोड सपोर्ट के पास होता है, ठीक है. इस एजम्पशन में दिक्कत क्या होती है कि इस एजम्पशन जब लोड सपोर्ट के पास होता है तो जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो ओवर एस्टिमेटेड मान लिया जाता है. इसके अपोजिट जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये अंडर एस्टिमेट हो जाता है. ये कम आंक लिया जाता है. तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं. अंडर एस्टिमेट मान लिया जाता है जब लोड हमारा मिड पॉइंट पर हो या नियर मिड पॉइंट हो. ठीक है, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं. बस बाकी सब सही होता है क्योंकि हमने मान लिया है कि सारा का सारा लोड ट्रांसफ़र हो रहा है. मीन्स हम सिंपल लोड को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं. बस एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है.
नहीं होने के कारण ये थोड़ा सी दिक्कतें आ जाती हैं। इसको हम रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी सी वैल्यू को कम ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक, आप अगर इन दोनों डायग्राम को देखेंगे तो इन दोनों डायग्राम में 3 इंच आर्च और 2 इंच आर्च में आपको बेसिकली डिफ्रेंशिएशन पता पड़ पा रहा होगा कि इस एजम्पशन या इस चीज़ों से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम W की बात करें, W की बात अगर किसी पॉइंट पर W लग रहा है तो उस पॉइंट पर जो W का जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी कितनी हो रही होंगी। दोनों पॉइंट को आपको देखने पर दोनों डायग्राम सिमिलर लगेंगे, बट वैल्यूज़ आपको डिफरेंट लग रही होंगी। दिस इज योर डिफ्रेंशिएशन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की सिंपल सी बात कर लेते हैं। अब अगर W और S के कारण जो ILD बन रहा है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है ड्यू टू द एजम्पशन। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन ये था कि हम सारे लोड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, लोड को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उससे होता है क्या है कि जो स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है लोड इन अ केबल जो ट्रांसफ़र किससे हो रही है? ग्रिडर से। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू सिंपल हो जाती है कैपिटल W बाई L। ठीक है, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाता है? सो ऑर्डिनेट हमारा बन जाता है 1/L, W को यूनिट मान लेते हैं। ऑर्डिनेट 1/L बन गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक वैल्यू सेम हो गई। तो जो हमारा ILD बन गया फॉर स्मॉल w वो एक डब्बा बन जाता है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन जाता है जो आपको दिख रहा होगा। एंड द ऑर्डिनेट इज 1/L फॉर अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस लाइन होगी फॉर द स्मॉल w। ठीक है, सिंपल। उसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करें, H की बात करें, तो जो H की वैल्यू होती है, H की वैल्यू हमारी कितनी होती है? स्मॉल w L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्मॉल h या d स्मॉल d कर देते हैं, स्मॉल d। और अगर हम सिंपल अगर WL को बात करें तो वो हमारे पास कैपिटल W इंटू L बन जाता है, क्योंकि स्मॉल w इंटू L इजकल टू द कैपिटल W। और यहाँ पर आ जाएगा 8D। W को हम यूनिट मान लेते हैं तो ऑर्डिनेट फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारा क्या बन जाता है? वो सिंपली हो जाता है L/8D। और अब ये कांस्टेंट है तो इसका जो ILD बनेगा, जो IL बनता है, वो इन्फ्लुएंस लाइन बनती है, वो भी एक डब्बा बन जाता है, रेक्टेंगुलर पोर्शन बन जाता है विद ऑर्डिनेट ऑफ L/8D। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल बन जाता है ये। तो इसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है एज कम्पेयर टू 3 हिंज स्टीफनेस गटर। ठीक, अब हम अगर कंपेयर करना चाहें दोनों गटर दोनों चीज़ों को तो उसके लिए भी, यानी दूसरी चीज़ के लिए भी, मतलब 3 इंच आर्च में भी सिंपल है और उससे ज़्यादा सिंपल 2 इंच आर्च में बन जाता है। 3 इंच आर्च में हमारा जो पोर्शन बनता है, जो वेरिएशन आता है, वो ट्रायंगल आता है विद द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ L/4D और 2 इंच आर्च में L/8D और फॉर W 2/L और 1/L। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो जस्ट हाफ हो चुकी है। ठीक है, तो ये कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपल तरीके से। अब हम बात करते हैं अगली वाली इन्फ्लुएंस लाइन जो हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन होती थी, या बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन होती थी, वो क्या होती थी? वो हमारे पास होती थी μx माइनस h इंटू वाई। ठीक है, और म्यूएक्स हम क्या जानते थे? किसी पॉइंट पर ट्रायंगुलर पोर्शन बनता था, ट्रायंगुलर वेरिएशन होता था बेंडिंग मोमेंट के किसी पॉइंट पर अगर बात करते हैं। बट एच का जो वेरिएशन है वो यहाँ पर कैसा है? दूसरी जगह पर अलग होता था, ट्रायंगुलर होता था पिछले मतलब 3 इंच आर्च में, बाकी जगह पर अलग अलग होता था। बट यहाँ पर रेक्टेंगुलर है तो बहुत सिंपल बन जाता है। अब एच का जो ऑर्डिनेट होता था वो होता था L/8D। ठीक है, तो h इंटू वाई का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? L/8D सिंपल। जो y की जो पोजीशन होगी किसी पॉइंट पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसका जो IL होगा, इन्फ्लुएंस लाइन होगी, डायग्राम होगा, वो बनेगा रेक्टेंगुलरी। तो हमारे पास यहाँ आपको दिख रहा होगा जो h इंटू वाई का जो ILD है वो रेक्टेंगुलर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। और म्यू एक्स का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट कितना आता था, हम ये भी निकालते थे। म्यू एक्स का किसी पर्टिकुलर मूवमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आता था हमारे पास एक्स इंटू एल माइनस एक्स अपॉन बाई एल, ये बन गया एट एक्स डिस्टेंस पर। ये म्यू एक्स का वेरिएशन है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर अगर हम
टोटल नेट ILD बनाना चाहें तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये पोर्शन शेडेड पोर्शन में बनाना चाह रहा हूँ, दिस इज अ नेट ILD फॉर द बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, इन अ 2 हिंज आर्च। उसी तरीके से अगर SX की बात करें, शेयर फोर्स की बात करें, तो शेयर फोर्स की जो नेट इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन क्या बनती थी, जो शेयर फोर्स की नेट इक्वेशन हमारे पास बनती थी SX को ही मान लेते थे हम, माइनस H tan थीटा, इसको SX ना बोल के इसको FX बोल देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको भी FX। SX इज द ऑर्डिनेट, the influence line ordinate which is equal to the SX minus H tan theta। S की वैल्यू जनरली क्या होती थी, अगर हम किसी पॉइंट पे पॉइंट टोट लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो ILD बनता था ड्यू टू दिस पोर्शन, अगर ये x है ये L है, दिस इज पोर्शन इज x बाई एल, दिस पोर्शन इज L माइनस एक्स बाई एल, ये हमने नॉर्मल केस में पढ़ा था। बट एच एंड थीटा का वेरिएशन अलग हो जाता था। फॉर द 3 इंच केस ये ट्राइंगुलर पोर्शन बनता था, फॉर द 2 इंच केस ये सिंपल रेक्टेंगुलर पोर्शन बनता है, क्योंकि जो h का वेरिएशन है वो कितना है L बाई टेन डी, और टेन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा L बाई ए डी इंटू टेन थीटा। इसका न्यूमेरिकली बहुत ईजी होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर ILD यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले H टेन थीटा का जो ILD है वो आपको ये दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन, दिस ILD फॉर द H टेन थीटा एंड दिस इज ILD फॉर द SX। इसको माइनस करेंगे तो इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे, तो ये कॉमन पार्ट था, इसको हटा देते हैं, या जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो ये टोटल हमारे पास ये ILD बन जाता है फॉर द शेयर फोर्स, ठीक, दिस इज ILD फॉर द शेयर फोर्स, सिंपल, क्वाइट सिंपल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल को। उसके पहले हम थोड़ा सा 2 इंच आर्च को और डिस्क्राइब कर लेते हैं और थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, ये एजम्पशन एज्यूम करने के बाद दिक्कत आती है कि सेंटर पर जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है उसको कम मान लिया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्पान अपने पास है उसमें कुछ स्टिफनेस, अगर आइडियल स्टिफनेस है तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, कुछ ना कुछ बैंड तो होगा ही, बैंड होगा तो वहाँ पर नेगेटिव मीन्स वहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट थोड़ा सा आएगा। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वो बैंड होता ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर जो बेंडिंग मूवमेंट एक्चुअल आना होता है उससे थोड़ा सा कम मान लिया जाता है, तो कैलकुलेट करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसके अपोजिट कॉर्नर पे इसके उल्टा हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है। लेकिन इसका एनालिसिस हम इसी तरीके से करते हैं जो अल्टीमेटली अगर हम किसी डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको देख लिया जाता है। तो एनालिसिस इसकी क्वाइट सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें हम एम्सन क्या मानते हैं कि जो लोड हमारे पास आ रहा है उसको ट्रांसफ़र जब करना होगा हमें केबल पर, तो सिंपल उस लोड को टोटल स्पान से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है किलोमीटर पर मीटर पर यूनिट में उसको हम केबल में दे देते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये दिक्कत आती है और जो इन्फ्लुएंस लाइन बनता है वो सिंपल बन जाता है फॉर द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और स्मॉल w के लिए। उसी तरीके से अगर FX और SX की बात करें तो FX और SS के लिए भी हमारे पास इन्फ्लुएंस डायग्राम बहुत सिंपल बन जाता है। नाउ अब हम एक डायग्राम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फॉर द 2 हिंज आर्च, जिससे आपको इस मेथड को समझने में और आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सिंपल तरीके से। क्वेश्चन बोलता है सस्पेंशन केबल ऑफ 75 मीटर्स, ओके, हॉरिजॉन्टल स्पान फॉर अ सेंट्रल डेप्थ ऑफ 6 मीटर हैज अ स्टिफनिंग गिर्डर हिंज्ड एट बोथ एंड, ठीक है। द टोटल लोड ट्रांसफर्ड टू द केबल इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट इज 1500 मीटर। The girder carry a live load of 30 kN per meter uniformly distributed over the left span, ठीक, span assuming the girder to be rigid, calculate the shear force and bending moment at a girder at 20 meter from the lead support, also calculate the maximum tension। सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 75 मीटर का एक स्टिफनेस गर्डर है, उसकी लेंथ 75 मीटर की है, उसमें आधे स्पान पर UDL लग रहा है 30 kN पर मीटर का, ठीक है, और सेंट्रल डेप्थ 6 मीटर की है। उसके साथ उसने ये भी बोल दिया कि जो डेड लोड है, इसका खुद का जो वेट है, उसका जो ओन वेट है यानी खुद का जो वजन है,
डेड लोड भी दे दिया। और डेड लोड दे दिया तो इससे दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत क्या हो जाएगी, टोटल जब लोड आएगा उसमें हम डेड लोड को भी इंक्लूड कर देगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो सिंपल है, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। एल गिवन है 75 मीटर्स का, सेंट्रल डिप गिवन है 6 मीटर की, डेड लोड है 1500 किलो न्यूटन का, और लाइव लोड हमारे पास है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, पर मीटर का। तो उसको अगर सॉल्व करना चाहें, टोटल लोड निकालना चाहें, टोटल लोड हो जाएगा 30 इंटू 37.5। ठीक है, ये हमारे पास किलोमीटर में जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब आएगी हमारे पास, एक मिनट, ये आएगी हमारे पास 1125 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल लाइव लोड। तो टोटल लाइव लोड, टोटल डेड लोड पता पड़ चुका है, और सिंपल आगे के एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब लेकिन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास दो तरीके से आएगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा हमारा ड्यू टू द लाइव लोड, तो उसको लिख देंगे HL। फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास आएगा ड्यू टू द डेड लोड HD। अब इसको साथ भी निकाल सकते हैं, अलग भी निकाल सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती थी, WL²/8D। यहाँ पर हम टोटल लोड को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल W इंटू L, क्योंकि W इंटू L इजक्वल टू द स्मॉल w, L इंटू द कैपिटल W इंटू 8D। कैपिटल W L के लिए कितना है 1337.5, जो भी आती है वैल्यू 1125 हमारे पास आती है। तो यहाँ हम सीधे लिखते हैं 1337.5 इंटू L की वैल्यू कितनी है टोटल स्पान की 75 डिवाइडेड बाई 8, D की वैल्यू 6, इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 1757.8 किलो न्यूटन। दिस इज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू द लाइव लोड। उसी तरीके से डेड लोड के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी कैपिटल W इंटू 8D हो जाएगा, क्योंकि 1500 गिवन है, 75 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 2343.8 किलो न्यूटन। टोटल हमारे पास दोनों को ऐड कर देते हैं, वो आ जाए हमारे पास 4101.6 किलो न्यूटन। ठीक, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकल चुका है। अब निकालते हैं शेयर फोर्स की वैल्यू। तो शेयर फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एंड सपोर्ट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि HA और HB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो HA और HB यानी VA VB सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लोड सिमेट्रिकल है। क्या सेम होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। यहाँ एक डाउट आ रहा होगा आपके पास कि सर ये तो आधे स्पान पर लग रहा है, तो सेम कैसे होगा। सेम नहीं होगा, बट हम 2 इंच आर्च पे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा वही गड़बड़ है, वही कन्फ्यूजन होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि VA VB सेम निकाल रहे हैं, बट हम जब एनालिसिस करेंगे तो सेम नहीं होता है, सर हम जब जानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं, एजम्पशन क्या मानते हैं कि जो लोड हमारे पास आ रहा है उसको सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको भी हम सेम मान सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि इस लोड को सारी जगह सेम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो WA और WB को भी हम बराबर कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू द टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। ओके, निकाल लिया, बढ़िया है। टोटल लोड हमारे पास कितना है, टोटल लोड डेड लोड लाइव लोड डिवाइडेड बाई 2। डेड लोड कितना है 1500, लाइव लोड कितना है 1125 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आता है 1312.5 किलो न्यूटन। वी और वी की वैल्यू जो एजम्पशन के थ्रू बराबर आ जाती है।
बराबर आ गई, यानी कि हमारे पास H निकल आया, V निकल आया, तो क्या मैक्सिमम टेंशन निकल आती है? बिल्कुल निकल आती है। तो जो मैक्सिमम टेंशन होगी, T विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। H की वैल्यू हमारे पास 4101.6 का स्क्वायर, 1312.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी मैक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 4306.5 किलो न्यूटन। आधा क्वेश्चन हो चुका है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन, जो निकाल चुके हैं। अब बचा क्या है? अब हमको निकालना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट एट अ 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। यही बचा है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिप की सबसे पहले हम अगर शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स में शेयर फोर्स की जो इक्वेशन होती है, उसको तरीके से लिख देते हैं। एफ एक्स की जो इक्वेशन होती है, मतलब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन की बात कर लेते हैं पहले। सिंपल बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होती है, उसमें दिक्कत क्या होती है? म्यू एक्स इंटू एच इंटू वाई। हमको एच पता है, म्यू एक्स की वैल्यू भी पता है। म्यू एक्स की वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे, कैसे क्यों होता है? सेफ इंटू द लोड, हम पता है कितना हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें वाई की है, तो सबसे पहले हमें वाई निकालना पड़ेगा। वाई एट, तो साइड में निकाल लेते हैं, वाई एट 20 मीटर। ठीक है, ठीक है। और दूसरे क्या है? दूसरी इक्वेशन क्या है? अगर शेयर फोर्स की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास एस एक्स माइनस एच टेन थीटा। टेन थीटा भी तो वाई से आया है, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। टेन थीटा एट 20 मीटर। इन दोनों की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं और फिर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आंसर निकालते हैं। वाई की वैल्यू 20 मीटर पर कैसे निकालेंगे? वाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? 4d बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली पुट करते हैं। 4d की वैल्यू 6 बाई एल स्क्वायर की वैल्यू 75 का स्क्वायर एल माइनस एक्स। ओके, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं? एल माइनस एक्स इंटू एक्स होता है, तो एल माइनस एक्स 75 माइनस 20 इंटू 20। तो जो वाई 20 की वैल्यू आती है 20 मीटर की, वो हमारे पास आती है 4.69 मीटर। अब आसान है, उसी तरीके टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका 4d बाई एल स्क्वायर एल माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आता है 4d बाई एल स्क्वायर एल माइनस 2x। तो 4d6 एल 75 का स्क्वायर एल माइनस 2x 2 इंटू 20। तो टेन थीटा की वैल्यू जब कैलकुलेट करते तो आती है 0.149। बस, अब सिंपल है। तो एम एक्स की वैल्यू म्यू एक्स यानी कि बीम मूवमेंट। मूवमेंट कैसे निकलता है? अगर हम इस डायग्राम को सही तरीके से देखें तो इस डायग्राम को हम बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट है विच इज 20 मीटर, यहाँ निकालेंगे तो दिस शेयर फोर्स इंटू -20 -30 इंटू -20। ठीक, तो अल्टीमेटली अगर इक्वेशन यहाँ पर लिखना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी टोटल की, दिस बीम मूवमेंट विच इज इक्वल टू द वी ए इंटू 20 माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एच इंटू वाई 20। सारी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद आंसर आएगा, वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जो आंसर आएगा वो हमारे पास वैल्यू होगी 2630.92 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसी तरीके से एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब एफ एक्स को और तरीके से देखा जाए 20 मीटर पर, तो 20 मीटर पर जनरली होता है, जनरली एफ एक्स की वैल्यू होती है एस एक्स माइनस एच इन थीटा। बट यहाँ पर ऊपर से भी एक लोड लगाया जा रहा है, तो यहाँ जो एस एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी
वहाँ पर हो जाएगी, वहाँ पर एक चीज़ W इंटू एल का भी माइनस हो जाएगा। W है 30 किलोमीटर पर मीटर, एल इज स्पान 20 मीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक ठीक। तो वी एस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए माइनस एच एल टेन थीटा माइनस डब्ल्यू एल। एच एल की वैल्यू कितनी, वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, वो आएगा -18.16 किलो न्यूटन। अब एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो वी ए वैल्यू है वो ये नहीं होगी, वो ये वैल्यू नहीं होगी। ये वैल्यू हमने क्यों मानी थी, क्योंकि हमें मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन अगर एक्चुअल हम वी ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वही हम बी पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर्म करके वी ओ वी वी निकालेंगे, क्योंकि ये लोड सिमेट्रिकल नहीं है, एक जगह पर डिसबैलेंस है। तो यहाँ पर जो वी ए की वैल्यू आएगी वो वी ए आप, ये जो एस एक्स है जो वी ए आप, वो आप इक्विलिब्रियम से निकालोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास इस तरीके समझ में आई होगी। सो इस क्लास में 2 इन जात काफ़ी सिंपल है, आप देख लीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने जो चीज़ें ली हैं वो इसी बुक से ली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।